नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोक निर्णय में अरविंद कुमार। मैं इस समय पंत विश्वविद्यालय परिसर में मौजूद हूं। यहां गांधी हाल में भारतीय विश्वविद्यालय संघ की ओर से 2 दिवसीय अन्वेषण कार्यक्रम हुआ। इसके अलावा महाविद्यालयों में भी कार्यक्रम हुए हैं। सामुदायिक महाविद्यालय में भी शोध पत्र प्रस्तुत किए गए हैं। कार्यक्रम के दौरान जैसे समुद्र मंथन से अमृत निकला, वैसे यहाँ पे शोध मंथन के बाद 18 मॉडल चयनित किए गए हैं। और हम जो है छात्रा से बात करते हैं कि जो शोध पत्र प्रस्तुत किया है उन्होंने, उसकी क्या खासियत रही। जिसमें अपने प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट किया है डॉक्टर किसान को, जो फार्मर्स के लिए है फूड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, सेहत के लिए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए और सॉइल का क्वालिटी अच्छा करने के लिए। कैसे मतलब आपका प्रोजेक्ट है? तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो पेस्टिसाइड यूजेज कम करता है और फूड क्वालिटी को बेटर करता है, क्योंकि उससे सॉइल के इंक्रीमेंट होते हैं, जितने भी उसके न्यूट्रिएंट्स हैं उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। ह्यूमिडिफायर के थ्रू ये प्लांट्स का जो ड्राइनेस है वो हटाता है और जो इन्फेक्टेड प्लांट्स है जो पूरे प्लांट को ख़राब करते हैं उसे भी कट कर देगा। उत्पादन में क्या असर पड़ेगा यदि इसका इस्तेमाल करते हैं तो उत्पादन में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो ये वर्ल्ड है उसका 95% सॉइल डिग्रेड होने वाला है बाय 2050। तो ये उस पर भी इम्पैक्ट देगा। जो फूड बोर्न डिजीज़ेज़ होता है जिसमें केमिकल्स होता है, आजकल के फूड पे बहुत सारे केमिकल्स होता है, तो उसका क्वालिटी इंक्रीज़ करेगा। फूड को नेचुरल ताकि फूड नेचुरल्स हो, ह्यूमंस के लिए अच्छा हो, सेफ़ हो, उसके लिए है। जो ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं पानी की वजह से, वाटर कंटामिनेशन की वजह से, उस पर भी हार्म ना पहुँचे। पानी जितना प्योर हो उतना अच्छा है हमारे लिए, इसलिए हमने ये प्रोजेक्ट बनाया। डॉक्टर किसान है, हम पंजाब से है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। मैं खुशी अग्रवाल हूँ, बीटेक सेकेंड ईयर स्टूडेंट इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। थैंक यू। कितने लोग जुड़े हुए हैं आपके साथ इस मॉडल में? हम मेरे साथ और 4 लोग हैं, श्रीजन जायसवाल, श्रीजन श्रीवास्तव और आकाश बौर। आज मैं अर्चिता पालीवाल, अपनी टीम तरुण, एशेस टू एट, मेरी टीममेट्स हैं प्राची, श्रुति चौरसिया, आरती गेरा। तो हमारा थीम है पराली से सैनिटरी पैड्स बनाना, और इसके यहाँ पे स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स दिए गए हैं। हमने पहले पराली कलेक्ट करी खेतों से, फिर उसको पानी में, गर्म पानी में और माइल्ड डिटर्जेंट से भिगाने रखा। तीसरा स्टेप, हमने केमिकल्स, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, NaOH आदि केमिकल्स यूज़ किए गए हैं, और इसमें एलोवेरा और नीम जेल्स का यूज़ बायोसेफ्टी करने के लिए यूज़ किया गया है। और फिर हमने सर शीट्स मोल्ड करके मोल्ड की और इसमें शेप में डाला और इसमें सुखाने डाला। संस्था का GBPUAT पन्नगर है। तो एशेस टू इट, राख से हम पराली को लोग जलाते हैं यहाँ पे, तो हम राख से हम उसकी मदद करने में ला रहे हैं। राख से हम एक सैनिटरी पैड बनाना चाहते हैं। इसकी समस्या दिल्ली में, लेकिन आपने आइडिया कहाँ से लिया आपने? आइडिया हमने लिया सर, दिल्ली में रहती हूँ, तो वहाँ पे पोल्यूशन दिसंबर के टाइम में बहुत ज़्यादा होता है। तो मुझे लगा कि पराली को कुछ करना चाहिए, इसलिए यहीं से आइडिया है। अन्वेषण के दौरान छात्राओं ने क्या कहा है आपने सुना। आइए हम बात कराते हैं निर्णायक मंडल के डॉक्टर हरबंस शिवचुक, पूर्व IAS। वो क्या कहते हैं कार्यक्रम को लेकर। भारत के अलग अलग विश्वविद्यालयों से 20 प्रोजेक्ट्स का मूल्यांकन हमारी ड्यूटी लगाई गई थी, जिसमें से 2 हमारे समक्ष नहीं आए हैं और 18 प्रोजेक्ट सामने आए हैं। अगर मैं ब्रॉडली बात करूं तो इनकी अलग अलग कैटेगरीज हैं। बहुत से प्रोजेक्ट तो ऐसे हैं जो डिजिटलाइजेशन को लेके हैं, वो ऐप विकसित करना चाहते हैं कि चीज़ों को सरल बनाने के लिए ऐप, किस प्रकार के ऐप जो है वो इसको चीज़ों को सरल बना सकते हैं। जैसे आप कहीं वार्निंग सिस्टम है, कहीं आप सड़क पे जा रहे हैं, कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई दूसरा सूचना देते, तो वार्निंग कैसे आपको आ जाए, या कैसे ऐसे आपदाओं से संबंधित वार्निंग है, कहीं पर बाढ़ आने वाली है उसकी। तो डिजिटलाइजेशन के अलावा कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं जो फिजिकली चैलेंज्ड लोगों के लिए हैं। जैसे विकलांग भाई जो हमारे होते हैं, अब ये शब्द हालांकि अनपार्लियामेंट्री हो चुका है, फिजिकली चैलेंज्ड कहते हैं, तो उनकी शल्य चिकित्सा, दांत की चिकित्सा के विषय में या अन्य विषयों में उन्हें एजुकेट कैसे किया जाए, तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स भी आए हैं। और कुछ प्रोजेक्ट्स जो है वो जैसे पराली है, पराली से कैसे पराली का
एक बहुत बड़ा विषय है पूरे हिंदुस्तान के लिए, उसका कैसे सदुपयोग किया जा सकता है। तो बच्चियों ने कुछ एक मॉडल दिया है कि उन्हें जो सैनिटरी पैड के रूप में विकसित किया जा सकता है, और अगर ये जैसे कॉस्ट इफ़ेक्टिव इस तरह के प्रोजेक्ट कामयाब हो जाते हैं तो पूरे हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी समस्या जो है उसका प्रोडक्टिव यूज हो सकता है। डॉक्टर चुग ने क्या कहा आपने सुना। आइए हम बात करते हैं भारतीय विश्वविद्यालय संघ के संयुक्त निदेशक डॉक्टर अमरेंद्र पांडे जी से बात करते हैं कि कार्यक्रम को लेकर वो क्या कहते हैं। हमारी मकसद ये था कि जो भारत युवा पीढ़ी, युवा लोगों का देश है, और जो युवा शक्ति हमारी, उनकी टैलेंट, उनकी क्रिएटिविटी, उनके न्यू आइडियाज़, उनके नवाचार जिसको कहते हैं इनोवेशंस, उसको अगर हम सही दिशा दे सकते हैं, उसको अगर यूटिलाइज कर पाते हैं तो हमारे देश विज्ञान और तकनीकी स्तर पर अपने आप को बहुत उच्च स्तर में ले जाएगा। हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री की जो सपने हैं, जो ड्रीम है कि भारत को विकसित भारत बनाना है, भारत को विश्व गुरु की जो स्टेटस फिर दोबारा वापस लेना है, इसी दिशा में ये एक मुहिम है, और ख़ास करके युवा शक्तियों की को एक प्रेरणा की उत्सव बनाना है। आउट ऑफ 425 जो पार्टिसिपेट किए हैं उनमें से सिर्फ हमें 18 प्रोजेक्ट को चुनना है। वो प्रोजेक्ट टीम बेस्ड हो सकता है और वो प्रोजेक्ट इंडिविजुअल भी हो सकता है। 18 प्रोजेक्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इन ईच ट्रैक, टोटल 6x3 18 प्रोजेक्ट को हमें चयन करना है और इसको इंटरनेशनल लेवल को लेके जाना है। अदर जोन से भी 18 प्रोजेक्ट आएंगे। टोटल 4 जोन का 74 प्रोजेक्ट में फाइनल कंपटीशन होगा सुलिनी यूनिवर्सिटी सोलन में, ये फरवरी में। डॉक्टर पांडे ने क्या कहा है आपने सुना। आइए हम बात कराते हैं पर्यावरणविद विनोद कुमार जोलान जी से, वो क्या कहते हैं। ये जो कार्यक्रम है अन्वेषण 2025, ये अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम है। विभिन्न तरह के जो प्रोजेक्ट्स स्कॉलर्स, रिसर्च स्कॉलर्स के द्वारा चलाए जा रहे हैं, चाहे वो हेल्थ के क्षेत्र में हो, पर्यावरण के क्षेत्र में हो, संस्कृति, समाज, वित्त प्रबंधन, वेटनरी और उसके अलावा टेक्नोलॉजी, इन सब पर बच्चे नया क्या कुछ कर रहे हैं, वो जो नवाचार हैं उनको ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का जो संघ है वो यहाँ पर उस चीज़ को यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा है। एआई का कैसे इस्तेमाल करते हैं और उस जो एआई का जो आज युग है उसको हम लोग अपनी हेल्थ को लेकर के, अपनी नेचर को लेकर के, अपनी सोसाइटी को लेकर के उसका सदुपयोग कैसे कर सकते हैं। बेसिकली ये जो इवेंट है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का है कि सब लोग मिलकर के कुछ ऐसा नया करें कि जो हमारे भारत को एक समृद्ध भारत, एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करता हो, वो यहाँ दिखता है। और यहाँ पे मैं सुबह देख रहा था कि लगभग 1800 स्कॉलर्स इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। 250 से अधिक यूनिवर्सिटीज़ प्रतिभाग कर रही हैं पूरे भारत में। और यहाँ पे जो हमारा उत्तर क्षेत्र का ये कन्वेंशन है अन्वेषण 2025, तो उसमें जो नवाचार हुए हैं उसमें लगभग 30 विश्वविद्यालय और उनके प्रतिनिधि, उनके शोध छात्र प्रतिभाग कर रहे हैं। तो उन लोगों का ये अनूठा संगम है। इस अनूठे संगम में जो अमृत निकल करके आएगा वो आने वाले समय का भारत के लिए बहुत ही सदुपयोगी होगा। हमारा जो आज तक हम सुनते हैं कि मेरा भारत महान, तो उस चीज़ को हम लोग सफल रूप से देख पाएंगे। मैं उन सभी पत्रकार बंधुओं का भी ध्यान आकर्षित करते हुए यहाँ आभार प्रकट कर रहा हूँ कि तमाम दिन भर की जो परेशानियाँ होती हैं, दिन भर की जो घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं को रोकते हुए, उनको देखते हुए और उन पर फोकस करते हुए, उसके बावजूद भी लोग यहाँ आ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर साक्ष्य जुटा रहे हैं। और जो यहाँ पर जो घटित हो रहा है, जो नए भारत की परिकल्पना साकार हो रही है, उसको देश और दुनिया तक पहुँचाने का जो काम है वो मीडिया करती है। तो मैं अरविंद जी का और पांडे जी का भी धन्यवाद करूँगा कि आप लोग यहाँ आए और आप लोगों ने इस कवरेज को देखा और इसको कवरेज किया। सवाल एक है कि सर आप पर्यावरणविद हैं और आपको कई अवार्ड मिले हैं नेशनल इंटरनेशनल तौर पर, तो
सर जो है प्राणों को लेकर के अपने उत्तराखंड की दृष्टि से देखा जाए तो किस तरह की समस्याएं हैं, उसकी वजह क्या है, उसका समाधान क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने कहा। इसको अगर कहें तो इस पर लगभग कई देर तक चर्चा की जा सकती है, लेकिन मैं आपको ब्रीफ में जो बताना चाहूँगा, कपल ऑफ मिनट्स में आपको मैं इसके बारे में बताऊँगा कि जो हमारी जो समस्याएं हैं, जिनको हम आज दैवीय आपदा का रूप दे देते हैं या दैवीय आपदा कह करके परिभाषित करते हैं, वास्तव में वो दैवीय आपदा नहीं है। वो जो आपदाएं हैं वो एग्रेशन ऑफ द रिवर, एग्रेशन ऑफ द हिमालय हैं। आप ये देखें कि अगर मान लीजिए 1 करोड़ व्यक्ति हमारे देवभूमि उत्तराखंड के पहाड़ों में रह रहा है, मध्य जो हमारा हिमालय क्षेत्र है उत्तराखंड का, वो वलित पर्वत श्रेणी का पर्वत है और ये डेवलपिंग रॉक्स हैं, तो इस पे बहुत ज़्यादा हलचल नहीं होनी चाहिए। और हमारे जो बुजुर्ग थे उनको परंपरागत ज्ञान था। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि भाई हमें पहाड़ों में सीटियाँ नहीं बजानी हैं, लाल कपड़े तक पहनने की मनाही होती थी, पेड़ काटने की मनाही होती थी कि अगर आपको घर बनाने के लिए भी एक पेड़ चाहिए तो वन देवता से हम लोग वहाँ पहले पूजा करके आज्ञा लेते थे कि भाई हम अपने भरण पोषण के लिए मकान एक बना रहे हैं, कच्चा घर बनाना है, उसके लिए पेड़ चाहिए। लेकिन आज जो हम लोग उसकी बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, वो असंतुलित विकास है। तो जो असंतुलित विकास है वो असंतुलित विकास का परिणाम ही है कि आज आपदाएं आ रही हैं। आज आप थराली की बात करो, जोशीमठ की बात करो, तो इस तरह के आने वाले समय में, ये तो अभी शुरुआत है, आने वाला समय जो है वो सचेत कर रही है प्रकृति कि अभी आप संभल जाएं, नहीं तो इस तरह की बड़ी आपदाएं आएंगी जो जन धन की हानि करेंगी। हम लोग जो फ्लड प्लेन जोन है उसमें देख रहे हैं कि भाई 50 साल से नदी नहीं आई है, तो वहाँ हम लोगों ने अपनी भवन निर्माण कर दिए, होटल बना दिए। लेकिन जब नदियाँ अपना अधिकार लेती हैं तो वो पटवारी का और लेखपाल का या उनका किसी का वो नहीं लेती हैं, उनके कागजों को नहीं देखती हैं, वो अपना अधिकार ले लेती हैं। और वो जब अपनी उसमें आवेग में होती हैं, आवेश में होती हैं, तो वो ये नहीं देखती हैं कि इस पर ये किस खसरा नंबर का था, या यहाँ पर ये जो भूमि है ये सरकारी है या गैर सरकारी है या व्यक्तिगत है। उसे ये लगता है कि वो उसका क्षेत्र था जिस पर अतिक्रमण किया गया और उसको बहा ले जाती हैं।